ఇప్పుడు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ సర్ కార్యవాహ శ్రీ దత్తాత్రేయ హొసబడే గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. नमस्ते भाई। आज के इस ग्रंथ लोकार्पण के कार्यक्रम में मंचासीन पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर अतिथि के रूप में उपस्थित ज्ञान योद्धा कर्मयोगी पद्मश्री सम्मानित हनुमान चौधरी जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी जी, पुस्तक के रचयिता, प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार मारुति वेंकट रामचंद्र शास्त्री एमवीआर शास्त्री गारू और उनके धर्मपत्नी अम्मा गारू, इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जन बंधु, माता भगिनी, भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मैं स्वयं को धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। मैं मंच पर एक अतिथि के नाते आज आपके सम्मुख तो खड़ा हूं। सच्चाई में मैं एक अतिथि नहीं हूं। जिस सपने को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता के लिए संघर्ष किए और अपने त्याग और बलिदान से स्वतंत्रता संघर्ष को सींचते हुए भारत के स्वाधीनता के ओर ले जाने वाले लाखों लोगों की जो सपना थी, उस सपने को साकार करने वाले करोड़ों लोगों के इस समाज के मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। इसलिए हम सबके मन में नेताजी के बारे में क्या भावना है, यह इस कार्यक्रम के प्रारंभ से ही पग पग पर व्यक्त हो रहा है। हर बार हम नेताजी के नाम सुनते ही मन के अंदर एक भाव स्फुरण होता है। भारत माता के संदर्भ में जब भी कोई यहां बोलता है तो मुंह से नारे निकलते हैं। देशभक्ति के, राष्ट्र के प्रति समर्पण के, यह अदम्य उत्साह और भावना इसी के एक हिस्से के नाते, भाग के नाते मैं यहां हूं। इसलिए माननीय एमवीआर शास्त्री गारू ने मेरे बारे में जो भी कहा वह उनके स्नेह और प्रेम के ही द्योतक है और कुछ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जब आदेश दिया इस कार्यक्रम में तुमको रहना है, तो मैं तो आ गया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतिहास हो गए, लेकिन भविष्य के लिए प्रेरणा देने वाले। नेताजी अपने स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्य किया, हम तो जानते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया, बहुत ही कम समय में देश भर के नौजवानों के अत्यंत प्रिय नेता बन गए, इसलिए वो नेताजी हो गए। उनके साहस, मेधा शक्ति, उनके समर्पण और एक रणनीतिकार के उनके जो व्यक्तित्व था, वो इन सब के कारण कांग्रेस के नेतृत्व के पहली पंक्ति में वो पहुंच गए, बहुत कम आयु में। सामान्य बात नहीं थी। त्रिपुरी कांग्रेस में उससे पहले के अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्थान के लिए चुनाव के लिए अपने आवेदन दे दिया। चुनाव हुआ। बाकी इतिहास यहां उपस्थित हर कोई को मालूम ही है। उस चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते सुभाष बाबू चुने। अध्यक्ष को कार्यकारिणी की घोषणा करनी पड़ती है, रचना करनी पड़ती है, अपनी टीम को घोषणा करनी नहीं कर पाए। उस समय के बाकी लोगों ने जो बाधा डाली, इस कारण से नेताजी अध्यक्ष के नाते आगे नहीं बढ़ सके। महात्मा गांधी जी ने कहा, पट्टाभी सीतारामैया मेरे कैंडिडेट है, वो हार गए थे। नेताजी was elected, but the elected president could not form his team. महात्मा गांधी जी के प्रति एक शब्द न कहते हुए अत्यंत आदर और सम्मान से नेताजी अपने स्थान छोड़ दिए। नेताजी ने क्या कहा? ठीक है, मेरी गलती, मैंने गांधी जी से नहीं पूछा था अध्यक्ष स्थान के लिए लड़ने के पहले, वही उनकी गलती थी, लेकिन चुने तो नहीं। Because you are the most popular leader at that point of time. The elections were held as per the procedures. The magnanimity of the leaders of Indian National Congress should have accepted a young leader who has aroused the expectations of millions and millions of people. लेकिन हुआ नहीं। इतिहास के दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। शरद बाबू, उनके बड़े भाई सुभाष बाबू के अनुपस्थिति में उनके अध्यक्षीय भाषण पढ़ते हैं, क्योंकि सुभाष बाबू अस्वस्थ थे। जैसे मैंने कहा, कार्यकारिणी बनाए नहीं, त्याग पत्र दिए, छोड़ दिए। बाद में अपने फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया।
उन्होंने एक शब्द कटुता से नहीं कहा। मतभेद है ये स्वीकार, लेकिन गांधी जी से मैंने हमेशा कहा मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूं मेरे कार्य में। सिंगापुर से भाषण दिया ऑल इंडिया रेडियो पर, सिंगापुर से रेडियो पर जब आजाद हिंद फौज की कूच कर रहा था उसके पहले उस भाषण में उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। ठीक है, हम दोनों के रास्ता अलग अलग है, क्योंकि गांधी जी ने उसमें कहा था तुम्हारे रास्ता मैं इसका मेरी सहमति नहीं है, इसे मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। ठीक है, मतभेद हो सकता है, लेकिन नेताजी की देशभक्ति कम तो नहीं थी। क्या उस देशभक्ति को, नेताजी के उस समर्पण को, नेताजी के उस नेतृत्व को, नेताजी के उस कर्तृत्व को, नेताजी के उस व्यक्तित्व को स्वतंत्र भारत में कर्णधार लोगों ने दशकों तक योग्य स्थान दिए क्या? नहीं। अभी 23 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति खड़ा करने के प्रधानमंत्री ने नेताजी के बारे में पुस्तक पढ़े, अध्ययन करे, प्रेरणा ले। प्रेरणा किस लिए? इस भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में अग्रस्थान, एक श्रेष्ठ स्थान, एक वंदनीय स्थान, एक सम्मानित स्थान दिलाने के लिए हमको नेताजी का अध्ययन करना चाहिए। जो भारत ने विकृत नैरेटिव, distorted historical narratives, distorted intellectual arguments, distorted academic pursuits, distorted research works with mal intentions, with anti-national backgrounds. इस देश के अंदर जो पिछले दशकों से एक षड्यंत्र के तहत भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, भारत के आध्यात्मिक प्रवाह को नकारने के लिए, भारत के सामाजिक परंपरा इतिहास को विकृत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जो कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है, उसको मिटाकर सही भारत के सही दृश्य को, सही इतिहास को, सच्चे इतिहास को, भारत के सच्ची परंपरा को, भारत के सही अध्ययन के आधार पर, भारत के शोध के आधार पर विश्व के सामने हमने भारत क्या है, भारत बोध क्या है, भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, इसको रखने के एक समय आया है। The narrative has to be changed. नेताजी कहते हैं आज के हमारे युद्ध में केवल आर्मी के साथ नहीं है, the present day is also the age of communication and publicity. इसलिए उन्होंने कहा लंदन में हमारे रेडियो स्टेशन प्रारंभ होना चाहिए, हमारे लिटरेचर पब्लिश होना चाहिए यूरोप के अन्य अन्य भाषाओं में। ये नेताजी कहते हैं क्यों होने चाहिए? फॉर 2 रीजंस। एक, दुनिया भर में अंग्रेजों ने उनके सत्ता के द्वारा, उनके तथाकथित पंडितों के द्वारा, उनके विद्वानों के द्वारा भारत के बारे में अनाप शनाप विकृत चित्र को उन्होंने प्रस्तुत करके रखा है। इसलिए there is a negative intention of this narrative correction, that is to remove those impressions who have been which have been created by the British in different parts of the world. इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा there is a positive intention. The negative intention is to remove the impressions created by the British. The positive intention is भारत क्या है, भारत के संस्कृति, आध्यात्म, समाज, यहाँ की ज्ञान परंपरा क्या है, ये विश्व को बताना चाहिए। ये नेताजी कहते हैं। इसलिए आज उस प्रकार करने वाले बौद्धिक क्षत्रियों की आवश्यकता है। The intellectual soldiers are required today. It is not the Indian National Army soldiers today to fight against the British Army, but it is the intellectual soldiers. A new army is required to fight against the army
शास्त्री जी ने जो पुस्तक हम लोगों के लिए अत्यंत श्रम लेकर उन्होंने इसके रचना करके आज लोकार्पण करवाए हैं, उनके श्रम सार्थक हो, उनके सपना साकार हो। नेताजी और उनके साथ इस देश के लिए अपने जीवन समर्पण करने वाले लोगों के जीवन के जो सपने थे वह स्वर्णिम ढंग से अपने आंखों के सामने हमारे जीवन के काल में सार्थक रूप से साकार होने के लिए हम प्रण ले, संकल्प ले, यही इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य है, ऐसे मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।